सब जानते ही होंगे आप। उसके बाद मैं यहीं पे पढ़ता था। जब ITN स्टार्ट हुआ तो जो 11th का फर्स्ट बैच था उसका स्टूडेंट थी। तो यहाँ से पास आउट हुए 2 साल हो गया। उसके बाद अभी करंटली NIT हमीरपुर में पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर स्टूडेंट। और अभी छुट्टी में आया हुआ हूँ, 3rd ईयर में जाऊँगा। पास हो चुका हूँ तो चला ही जाऊँगा। 2nd ईयर के एग्जाम में पास हो गया हूँ, ठीक ठाक से GPA है, तो मतलब है कि 3rd ईयर में अब चला गया हूँ। अभी छुट्टी में हूँ तो यहाँ आया हूँ। अब कल छुट्टियाँ खत्म है तो वापस जा रहा हूँ। बाकी आप लोग से बातचीत है। 1 महीने से यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ लोग तो जानते ही रहे, क्लास 10th और 9th के बच्चे से बातचीत है। लोग से रोज इंटरेक्शन हो रहा है, लगभग वीक में 3 से 4 बार कम से कम। बाकी आप लोग हैं, सबका नाम तो नहीं जानता मैं यहाँ पे, लेकिन बहुत लोग हैं जिनको जानता हूँ पहले से, और बहुत लोग नए भी हैं। सार्थक, सुजल और अंश, अर्पित, हनु, उज्जवल, आशुतोष का नाम पहले भी जाना है, प्रज्ञान। नहीं, मतलब मैं तो इस बार जाने हैं, उससे पहले तो और किसी पीयूष का भाई, वो आयुष नाम है उसका, शिवांशु, शिवाशीष पीयूष। और लड़कियों में किसी को कृति को जाना, कृति क्लास 10 से है। भी बहुत सीनियर है, एक 2 महीना में पेंशन आएगा। और थोड़ा बताओ क्या कर, जैसे खत्म हो रहा है NIT हमें सेकंड ईयर फिनिश हो गया, 3rd ईयर में उसका मेरा नाम मुस्कान है। मैं यहीं पर 11th के फर्स्ट बैच जो था उसी में थे, और अभी गया मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया, तो अब 2nd ईयर में जा रहे हैं। और उसका नाम क्या है, किस को जानते हैं? मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। लड़की लोग दो दूसरा प्रीति और स्वीटी। सही बात। और बताइए कुछ, कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कौन बड़ा आंसर बोलिए। उसमें मुस्कान का नीट स्टूडेंट बहुत अच्छा कोशिश की। उसका एग्रीकल्चर कॉलेज में फर्स्ट ईयर फिनिश हो गया। उसका मतलब है एग्रीकल्चर करने का क्या क्या ऑप्शन है खेती के अलावा। सही में एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, बहुत मेहनत। नॉर्मल BSc एग्रीकल्चर करने के बाद तो प्लेसमेंट करते ही हैं, नॉर्मल कोई कंपनी वगैरह सीड। इस बात से कैसा जॉब रहा लास्ट ईयर सीनियर सब? मेरा अभी तक सीनियर्स निकले नहीं हैं, अब 4th ईयर में जाएंगे। नॉर्मल प्लेसमेंट तो होगा ही, नहीं तो फिर आगे करना है तो फिर PG करूँ, PhD, नहीं तो फिर नाबार्ड का एग्ज़ाम दे के जा सकते हैं, JRF वगैरह, एग्रीकल्चर ऑफिसर ये सब, या फिर साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह में। ऐसे 1 वे कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। पूछो। बाकी जैसे मतलब मेरे कॉलेज का बात करें तो फिलहाल BTech हो रहा है मेरा, केमिकल इंजीनियरिंग मेरा ये है। तो 2nd ईयर मेरा खत्म हो गया है, 3rd ईयर है और फिर फाइनल ईयर। प्लेसमेंट वगैरह का बात करें तो जो प्लेसमेंट है एवरेज प्लेसमेंट है 10 से 12 लाख के आसपास है। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट इस साल हमारे एक सीनियर का गया वो 65 लाख केमिकल ब्रांच से। और जो ओवरऑल कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 2 करोड़ का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एक सीनियर थे हमारे, उनका आर्यन मित्तल सर नाम है। तो टेस्ला जो कंपनी है उसमें उनका प्लेसमेंट हुआ। उसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट एक 1.3 करोड़ वो मैकेनिकल का है, और बाहर ही कहीं पे लगा है, एग्जैक्ट कंपनी नाम याद नहीं है। मैकेनिकल में था 1.3
1.03 सॉरी 1.03 50 दे देगा हाँ। 50 lakhs के अराउंड है। तो ये प्लेसमेंट वगैरह का सीन है। बाकी CSE वगैरह का हमेशा से सही रहता है प्लेसमेंट, तो उनका ठीक है। ओवरऑल प्लेसमेंट पूरे कॉलेज का देखा जाए तो 10 से 15 के आसपास है। अब जितना जैसे एक बैच में है कि 1300 लोग होते हैं लगभग, हमारे कॉलेज में यही सीट है। जैसे अभी फर्स्ट ईयर जाएगा तो 1300 लोग होते हैं, उसमें से लगभग 800 लड़के हैं और लगभग 500 लड़कियां हैं, इतना ही सीट है आगे पीछे। और 1300 लोग में से लगभग हर साल 800 से 850 बच्चे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। जो नहीं बैठ रहे हैं वो बच्चे हैं जिनका बैक लगा होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, या फिर जिनके मार्क्स कम है इस तरह का। तो वो जो 800 बच्चे लगभग बैठते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 90% बच्चे प्लेस हो जाते हैं कॉलेज से। तो उतने बच्चों का प्लेसमेंट, अब ये नहीं है कि सबका उतना ही लगा है, किसी का कम भी होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 90% बच्चे प्लेस हो रहे हैं। यही होता है हर कॉलेज में लगभग। ऐसा नहीं है कि अगर 1300 बच्चे एक बैच में गए तो 1300 के 1300 बैठेंगे प्लेसमेंट, सब में नहीं होता है। PIT नोएडा में इसको नहीं गिन रहे पूरा बोल रहा है IIT NIT का। IIT NIT का बात कर रहे हैं। तो जितने अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटर करते हैं एक साल में, तो उसका कुछ हिस्सा 80% बच्चे लगभग होते हैं जो प्लेसमेंट में बैठते हैं। उसमें से भी अगर बढ़िया सारे बच्चे हैं तो सबका प्लेसमेंट हो जाता है ओवरऑल, नहीं तो 90% बच्चों का तो लगभग कॉलेज से हो जाता है। हाँ, प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का 20 लाख का लगता है तो किसी का 8 लाख 7 लाख इतने का भी लगता है। जैसे L&T करके एक कंपनी है, तो 4-5 लाख रुपए पे भी लेकर के जाता है एकदम भीड़ को। बाकी अपने टाटा ग्रुप वाले ये सब भी लेकर के जाते हैं, तो इस तरह का सीन है। और बाकी पीछे से कुछ कोई क्वेश्चन वगैरह? मैं वो बोल रहे हैं मैकेनिकल में जो जॉब लगा है, क्या वो मतलब मैकेनिकल का जॉब था या किसी और? कोड मैकेनिकल का जॉब, कोड मैकेनिकल का जॉब। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो जॉब है वो भी कोड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जॉब। ऐसा नहीं कि आप उसमें आपका CS वाला पार्ट है या IT वाला पार्ट है, नहीं। इसी बात का कंफ्यूजन हम लोग को भी था। तो फिर बाद में सीनियर से जब बातचीत हुआ, डायरेक्ट उनसे नहीं हुआ, लेकिन जो उनके फ्रेंड्स वगैरह थे, जब उनसे बात हुआ तो यही क्लियर हुआ कि कोड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कोड मैकेनिकल, यानी सिर्फ मैकेनिकल का काम हो रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि IT वगैरह पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैं केमिकल में हूँ, तो जो सीनियर्स होते, जो मेरे रोल डायरेक्ट हैं फाइनल ईयर के, सेम रोल नंबर जो मेरा है 24 BCH 036, तो इस तरह का जो मेरे फाइनल ईयर है 22 BCH 036, तो उनका प्लेसमेंट लगा है 18 लाख का। लेकिन उनका केमिकल में प्लेसमेंट नहीं लगा, उनका IT में प्लेसमेंट लगा। कोडिंग वोडिंग करते थे तो कोडिंग में लग गया उनका प्लेसमेंट किसी कंपनी में। तो केमिकल कोड में नहीं लगा, लेकिन इसमें लग गया इस तरह से। इसमें बहुत लोगों को लगता है इंटरेस्ट नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे मान लो इधर ये लोग के लिए केमिकल बॉन्डिंग में स्कोर कैसे किया? केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है, बहुत लोग को 9 चल रहा है। सैटरडे को टेस्ट होगा, केमिकल बॉन्डिंग में कैसे स्कोर किया? केमिकल पेपर नीट लेवल पे। चलो अपना पूछो, लोग नहीं रहे कुछ। केमिकल बॉन्डिंग तो मेरे हिसाब से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो। आसान भी है, कुछ पार्ट आसान है, कुछ पार्ट मुश्किल है। तो पहला बात तो ये होना चाहिए कि जो आसान पार्ट है वो हमको आना चाहिए बहुत अच्छे से। अब जो मुश्किल पार्ट है वो कौन सा मुश्किल लगता है, ये भी देखना होगा कि किसी को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुश्किल लगता है या BBT डिफिकल्ट लगता है, तो आपको देखना होगा कि हमें क्या डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जो सबसे पहला काम होगा तो नोट्स तो बहुत अच्छे से कर लो। नोट्स बार बार जैसे कर लोगे तो याद हो जाएगा चीज़। और इनऑर्गेनिक में बहुत बार ऐसा होता है, टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधा नोट से उठ के आ जाते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा, क्या होगा, कुछ ये आएगा, आपको सीरीज आएगा कि भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो वो आपको याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा कि मल्टीपल टाइम जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ याद करके चले जाएंगे और पहला 2-3 देखे सेम, चौथा मार दिए भाई कि हाँ यही होगा, वो नहीं करना है। पीछे का लॉजिक भी याद होना चाहिए कि क्यों होता था ऐसा, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो किस किस फैक्टर को हम लोग कंसिडर करते थे। तो केमिकल बॉन्डिंग हो या प्योरिटी टेबल हो, किसी भी चैप्टर को इस तरह से नहीं कि बस याद करके चल दिए, उसके पीछे का जो लॉजिक है कि कोई भी चीज़ बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ रहा है, तो ये जो फैक्टर्स है उसके किस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि हाँ इसी तरह से हम लोग मान सकते हैं, वो सब याद रहना चाहिए। और उसके बाद है क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट है, जेई वाले मॉड्यूल में लगभग 500 क्वेश्चन है और नीट वाले मॉड्यूल में लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन है। अब जेई वाले बच्चे अगर वो 500 क्वेश्चन बना ले एक बार, तो नीट के टेस्ट में जब बैठेंगे तो अगर अच्छे से बनाए हो तो
लगभग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सिर्फ एक बार बनाने से नहीं बनेगा क्वेश्चन। 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 3 बार में सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। 1500 क्वेश्चन कम नहीं होता है। 1500 क्वेश्चन अगर तुम बना लिए तो उसके बाद फिर कहाँ से आएगा, बाहर थोड़ी ना। नीट के पेपर में 45 क्वेश्चन आएगा टेस्ट पेपर में, 45 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन में आना है, और जब याद हो जाएगा तो अपने आप बनेगा। सब लोग यार ये तो बनाया हुआ, ये तो बनाया हुआ, ये तो बनाया हुआ, ऐसे इस तरह से मार्क्स आएगा। एक क्वेश्चन और है कि जैसे मान लीजिए अभी तैयारी करते हैं, मेहनत, और इसके कंपैरिजन में बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब अलग अलग लेवल पे हैं। ये जो मेहनत है, ये इसका ये वर्थ इट है? बिल्कुल है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आप जो मेहनत यहाँ पे करते हैं तो एग्ज़ाम निकले ना निकले ठीक है, वो एक अलग सीन है। लेकिन जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम निकल गया, फिर तो जैसा आप सोचे रहते हैं कि कॉलेज जाएंगे, समाज में लोग आपसे पूछते हैं अच्छा ये कॉलेज है, तो एक अलग नज़र से देखते हैं आपको, वो एक अलग चीज़ हो गया, हटाओ उस बात को। लेकिन उसके बाद भी अगर एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो यहाँ जो सुबह से लेकर के दोपहर 2 बजे तक लगातार बैठ कर के पढ़ रहे हो, बहुत लोग होंगे जिनके घर में कोई ना कोई सरकारी नौकरी का तैयारी करता होगा, पता करना, हम सही बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो वो लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं, 1 नंबर से छूट गया, आधा नंबर से छूट गया। 4 घंटा वो लोग एक बार में बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन तुम लोग का 3 घंटा का एग्जाम ही होता है, तो 8 घंटा पढ़ने का जो ये जो हैबिट है रोज का, जब ये रहेगा तो तुम किसी भी एग्जाम में बैठोगे। ये एग्जाम नहीं निकला, मान लेते हैं कि बहुत खराब हो गया, उसका भी तबीयत खराब हो गया, नहीं निकला, लेकिन 8 घंटा पढ़ने का जिसको आदत है, फिर तो वो किसी भी एग्जाम में जाओगे वहाँ पढ़ लोगे। आज कॉलेज में अभी जैसे हम लोग हैं तो सही बता रहे हैं, बहुत बच्चे हैं जो हर दिन अपना सिलेबस रोज पढ़ते हैं, कॉलेज का जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम से 1 रात पहले पढ़ते हैं। अब 1 रात पहले पूरे सेमेस्टर का सिलेबस कैसे खत्म कर लेंगे? तो वो इस तरह से खत्म कर लेंगे कि साल भर जो ये पढ़ने का आदत था, वो लोग क्या करते हैं कि बैठते हैं, निकालते हैं सिलेबस क्या है, और शाम में 7 बजे बैठेंगे, सुबह 4 बजे तक में पूरा सिलेबस निपटा देंगे, क्योंकि वो हैबिट है पढ़ने का उस तरह से। 8-9 घंटा लगातार बैठ के पढ़ पाओगे तब ना। जब 8-9 घंटा किसी भी एग्जाम के लिए बैठ के पढ़ लोगे, चाहे वो ये एग्जाम हो, तो आगे के लिए भी आदत बना रह जाएगा। तो कोई एग्जाम में बैठो वही हाल, 8-9 घंटा पढ़ो, देखो कैसे नहीं एग्जाम निकलेगा। उसका केमिकल बॉन्डिंग कैसे, वही क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग कैसे मुझे याद है, भूल गया। सेम ही चीज़ तो है, नीट और जेईई वही क्वेश्चन सेम बार बार बनाओ, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर समझ में आया है तो फिर सही होगा, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। और क्वेश्चन बार बार बनाए, इस नीट के मॉडल 300 क्वेश्चन है, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन, 500-600 है। एक्सरसाइज 1 में से 56 है। तो बार बार और दूसरा क्या ये वर्थ इट है इतना पढ़ना? बड़ा मेहनत लगता है, लोग सब देखते परेशान हैं, उनको लगता है कल एग्जाम खत्म हुआ और हम सुने कुछ लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं जाके बैडमिंटन का मैच खेलेंगे। तो इसमें क्या है कि आप खेलने जाइए, लेकिन क्या बोलिए, वर्थ इट तो है, क्योंकि सिर्फ यही एग्ज़ाम थोड़ी है, और भी एग्ज़ाम है जो कि अगर हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ये वाला नहीं होगा भले, लेकिन कोई और एग्ज़ाम है उसमें आपको इजी पड़ेगा अगर आपको आदत है इतने देर पढ़ने की। जैसे हम एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिए तो हमको इतना मेहनत नहीं लगा, नॉर्मली हम दे दिए। और लोग कुछ ज़्यादा मेहनत लगेगा जो सिर्फ प्रॉपर CUG का कर रहे हैं। जैसे आप मान करके देखो कि 8-9 घंटा पढ़ने का आदत है, तो आगे कहीं जाते हो, कहीं काम करते हो, किसी भी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, वहाँ पे भी तो 8-9 घंटा का काम होता है। 8-9 घंटा अगर काम करने का आदत ही नहीं तो वहाँ पे कैसे कटोगे? वहाँ तो बस बैठे रहोगे कि भाई किसी तरह दिन कट जाए, सुबह 9 बजे गए, शाम में 6 बजे आ गए। लेकिन 9 से 6 समय गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर किसी एक जगह पे आप कभी 8 घंटा नहीं बैठे। किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है ऐसे 8 घंटा एक साथ बैठ जाना, नहीं बैठ पाएंगे लोग। लेकिन आप लोग रोज कर रहे हो ये चीज़, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का क्लास है, नहीं है क्लास, मान लो कि क्लास नहीं है तो पढ़ रहे हो उस बीच में, तो 8 घंटा कम से कम तो पढ़ ही रहा है, मान के चलते इतना सब। 8 घंटा अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो ये आदत बन गया आपका। और ये मेहनत अभी लगता है कि कहाँ काम आएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम है। हर जगह पे
8 घंटा का मेहनत, 9 घंटा का मेहनत, अब नरेंद्र मोदी जैसा 18 घंटा का मेहनत मत करने लगना। सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, भगवान के बस का बात है। इंसान जितना कर सकते हो आप लोग उतना ही करो। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम के जैसे बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि हम अपना 100% दिए एग्ज़ाम के लिए। 100% आपका और एग्ज़ाम का मैच कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका 100% है कि हम दिन का 25 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन जे एग्ज़ाम के लिए 100% है कि दिन का कम से कम 100 क्वेश्चन बनाओ। मैच करना चाहिए ना, उसके लिए समय बढ़ाना होगा। हो सकता है शुरू में नहीं बने ज़्यादा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बनेगा, 25 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन वो रोज़ जब बनना चालू हो जाएगा तो एक दिन ऐसा रहेगा कि 100 क्वेश्चन बनाए हैं रोज का, और 100 क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा। बिना 100 क्वेश्चन रोज का कैसे एग्जाम होगा? 3 घंटे में 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन बनाना रहता है। 100 क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस होना चाहिए। नीट वालों को 3 घंटे में 180 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अब दिन भर में 180 क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो तुम लोग, कैसे बनाओगे उतने 180 क्वेश्चन? तो जादू से बना रहे जादू नहीं है, ऐसा कुछ पढ़ना होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ पूछो। अच्छा, एक दो चीज़ और, जब एक महीने से हम यहाँ हैं तो बहुत कुछ ऐसे हमको ही पता चलता है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं चीटिंग वीटिंग कर लेंगे एग्ज़ाम में, और आपस में जैसे लोगों का बढ़िया दोस्ती रहता है, तो मतलब मेरे दोस्त को कम नंबर आ गया तो अगले टेस्ट में थोड़ा बढ़ा देंगे नंबर उसका। इससे कुछ फ़ायदा है नहीं, बता रहे हैं। जैसे चीटिंग करना है, हम बता रहे हैं चीटिंग करने का बढ़िया टाइम क्या है? अभी 2 साल मेहनत करो। मान लो बोर्ड एग्जाम देने के लिए गए, मैथ्स का पेपर आप बना रहे 95 नंबर का, एकदम सही बना लिया। एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, उसमें आधा आ रहा है, कहीं फंस रहे, बगल वाला देखिए कि हाँ उसको आ रहा है, वो सही बनाए, लिख लो ना वहाँ पे, 100 में 100 आ जाएगा। वहाँ चीटिंग करना है। लेकिन पूरे प्रिपरेशन में अगर चीटिंग कर लोगे कि हम आज 100 में 100 लेते आएंगे, क्वेश्चन कहीं से आउट कर लेंगे या कहीं से फ़ोन से चीटिंग कर लेंगे, सब खुश हो जाएंगे, या कोचिंग में मेरा नाम हो जाएगा, घर वाले ताली बजा देंगे, क्या फायदा? मेन एग्जाम के दिन तो कुछ आएगा नहीं। या कोई बढ़िया दोस्ती है आपस में कि चलो तुम मेरा नंबर बढ़ाते ना, हम सामने 2 प्लेट समोसा खिला देंगे, क्या हो जाएगा उससे? दोस्त को भी कुछ नहीं आएगा, और हमेशा का फिर वो टारगेट फिक्स हो जाएगा कि आज 2 समोसा, कल 4 समोसा पे बात चल जाएगा। सिर्फ समोसा ही खाते रह जाओगे, फिर ऐसे ना नंबर बढ़ेगा ना तो फायदा होगा। तो जो भी लोग खुद चीटिंग करते हैं या किसी का मार्क्स बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, मत करो, ये सब बहुत खराब चीज़ है। चीटिंग करना है, लेकिन कब करना है देखना होगा। प्रिपरेशन के दौरान तो ईमानदार होकर करो कि हम अपने से ईमानदार रहेंगे कि भाई आज हम 20 क्वेश्चन ही बनाए हैं, आज हम 30 क्वेश्चन ही बनाए, और हम इस बात को लिखेंगे कि आज हम 30 क्वेश्चन ही बनाए। और फिर अल्टीमेटली तुम देखोगे साल भर का सम करोगे कि अरे हम तो 1000 क्वेश्चन ही बना पाए। अगर नहीं बना रहे क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन ही बना पाए, बस 1000 क्वेश्चन में इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो जब आप ईमानदारी से इन चीज़ों का अकाउंटेबिलिटी रखते हो कि हाँ इतना क्वेश्चन हम रोज का बना रहे हैं, इतना हम रोज का पढ़ रहे हैं, और कोई भी टेस्ट हुआ मार्क्स कम आया, मान लेते हैं 100 में से 20 नंबर आ गया किसी टेस्ट में, तो जिम्मेदारी खुद से लो कि नहीं हम नहीं पढ़े तो मेरा टेस्ट में 20 नंबर आया है, लेकिन अगला टेस्ट होने दो, अगले टेस्ट में हम दिखा देंगे सबको इतना नंबर लेकर के आए, हम जंप कर देंगे इतना नंबर, तो मेहनत चाहिए। लेकिन फिर वही सोच लो कि अगले टेस्ट के लिए अपने दोस्त को 2 प्लेट समोसा खिला देना है और वो मेरा मार्क्स बढ़ा देगा, फिर कभी मार्क्स नहीं बढ़ेगा। तो चीटिंग जो भी करते हैं, चाहे कोई भी हो, गलत है, एकदम गलत है। चीटिंग वीटिंग नहीं करनी। प्रिपरेशन के दौरान तो मत ही करो, खास करके करोगे तो बहुत गलत है। ईमानदार हो, किसी और से ईमानदार रहने का जरूरत नहीं है, खुद से ईमानदार रहो। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, मान लो आप चीटिंग करके नंबर लेते आए, जो एक एवरेज परफॉर्म कर रहा है वो चीटिंग करके 100 में 100 लेते आए, अब जो सच में पढ़ रहा है उसको डर लग जाता है, भाई पढ़ने तो नहीं लगा कहीं, उससे फिर उसका हालत खराब हो जाता है कि अरे इसको कैसे नंबर आ गया इतना, और उसको तो लग गया कि अब 100 में 100 आ गया, अब अगले टेस्ट में भी 100 में 100 में 100। इस तरह से लोग करते हैं, लेकिन मत करो। हम लोग के टाइम पे भी थे ऐसे लोग सब, और मेरा मानना कुछ नहीं करते हम लोग। जो लोग ईमानदारी से जिनको कम ही नंबर आ रहा था और उस चीज़ को पकड़े रहे कि नहीं हम अपने दम पे ही जो नंबर आ रहा है खुद मेहनत करके पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ठीक जगह पे हैं वो। तो चीटिंग वीटिंग नहीं करना, ये मेरे साइड से था, क्योंकि पता चला वो कुछ, और पहले से भी पता चलते आ रहा है। मतलब लास्ट 2 ईयर तो मतलब उससे पहले तक तो हम ही थे, उसके मेरा भाई लोग गिरे यहाँ पे, सर से भी बातचीत होते रहता है। जो भी है जिनके मन में भी है चीटिंग वीटिंग करके मार्क्स बढ़ा देंगे, मत करो इसे, अच्छा बात नहीं। नया नुस्खा है। बताओ क्या बात है, उस पर भी बात करते हैं। इसमें ये बहुत लोग जैसे कि मजदूर वाला मेंटेलिटी है, उतना दूर का बढ़िया लाइफ नहीं देख पाए,
बस ये होता है कॉलेज में जाके क्या क्या फन, कॉलेज में जाके क्या क्या एंजॉय, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब जब बढ़िया आप कॉलेज मिल जाने गलगोटिया में गलगोटिया में नकली कुत्ता मिल जाएगा आपको वो अलग बात है। लेकिन हाँ, जैसे हम अपना बताते हैं, जब कॉलेज गए तो पहला 2-3 दिन लगा क्या हो रहा है, हॉस्टल में बंद है इस तरह से, शुरू में नहीं निकलने देते थोड़ा, तो पहला 2 दिन लगा क्या हो रहा है, कहाँ घुस गए। उसके बाद फिर आपका इंटरेक्शन चालू हो गया सीनियर्स से। फिर आप देखोगे कि पहले 1 महीने में इतना इवेंट करवा दिया जाता है ना कि आप आए, आपके लिए फ्रेशर्स पार्टी हो रहा है, फिर कॉलेज के अलग अलग क्लब्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ होती है, सब अपना इवेंट करवाते हैं, गेम्स खिलवाते हैं, कुछ ना कुछ हर दिन हो रहा था, हर दूसरे दिन किसी ना किसी क्लब का इवेंट होता है। क्यों? वो अपना प्रचार कर रहे हैं कि जितने फ्रेशर्स आए हैं वो हमारे क्लब में आए, ज्वाइन कर जाए, इस तरह से। तो लगातार 1 महीना तो मस्ती चल रहा है और सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, पार्टी वार्टी मिलते रहता है सीनियर सबसे। फिर अलग अलग टाइम पे फेस्ट होता है। हमको लगता है कोई ऐसा महीना नहीं होगा या महीने में हर अल्टरनेटिव कोई वीक नहीं होगा जिसमें कुछ ना कुछ हो नहीं रहा हो। अभी जितना स्ट्रेसफुल लगता है कि भाई बस पढ़ रहे हैं, एक मूवी भी देखने नहीं जा पाते हैं थिएटर, तो वहाँ पे आपके पास इतना समय होगा कि आप बहुत कुछ कर सकेंगे। चाहे तो हर दिन मूवी देख सकते हैं, चाहे तो हर दिन एंजॉय कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स खेलो, आपको जो करना है वो करो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी साइड से कुछ करोगे, कॉलेज आपको इतना चीज़ करने का मौका देता है, क्योंकि हर समझ लो आप सप्ताह में एक इवेंट अगर हो रहा है तो उस इवेंट की तैयारी है, उसमें 2-3 दिन समय जा रहा है और वो पूरा एक माहौल बन जाता है कॉलेज में कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है तगड़ा सा। फिर जिस दिन इवेंट होता है लोग जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फिर कल्चरल फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट होता है, 3-4 दिन चलते हैं, सेलिब्रिटीज आती है, गाना वाना गाते हैं, वो सब चीज़ अलग है। पंजाबी सिंगर सबके हम तो एक बार बात हुआ अरिजीत सिंह को लाएंगे, फिर बजट से बहुत बाहर है। बैंड वगैरह आते हैं, कॉप बैंड करके पुलिस का बैंड है वो, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो वो आया था, 3 दिन चला था, तो उसमें पहला दिन वो पुलिस का बैंड आया था, बहुत फेमस है वो सब, तो वो लोग आए थे इस तरह से अलग कर। उसका नाम बताइए, कॉलेज में क्या क्या फन होगा अभी अभी का बताइए, परसों कॉलेज निकालेंगे, कॉलेज जाएंगे, क्या क्या पहला स्टार्टिंग में तो वही फेस्ट वगैरह होते रहते हैं और हमारे कॉलेज में तो अलग अलग कोई 17 डिपार्टमेंट हैं, तो हर वीक कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी एडू फेस्ट, कभी एग्रीकल्चर फेस्ट, कभी लॉ का, ये सब, तो हर वीक तो होता ही रहेगा। स्टार्टिंग में उतना पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने डिपार्टमेंट का बताएं तो उसमें भी बहुत सारे टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये सब। गर्ल्स का भी होता है, सिर्फ बॉयज़ में, गर्ल्स का भी। और क्रिकेट खेलना चाहिए, वॉलीबॉल, कचरा उठाने वाला, जंगल घूम के कचरा उठाने वाला जो था, जंगल घूम के जो वो आप लोग प्लान कर एनएसएस, एनएसएस और एनसीसी। एनएसएस और एनसीसी ना लोग डीडीआईटी में किया एनएसएस, हंस रहे हैं तो, लेकिन है भाई सच में। एग्रीकल्चर वालों के लिए एनएसएस कंपलसरी है। स्पोर्ट्स में ये सब होता है, जैवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, ये सब हमारे और बताइए कुछ। जैसे एक क्लास में कोई 5-10 बच्चा है जैसे जो टॉपर सब है, लेकिन उसमें किसी का प्लेसमेंट जैसे सीआर में चला जाता है, फिर किसी का लाख में, मतलब गैप बहुत ज़्यादा मार्जिन आता है, वो मार्जिन किस वजह से? नहीं ये हाँ। हाँ ये एकदम सही बात। यहाँ क्या कहते हैं, ये कालीबाड़ी चौक है ना, तो वो पारस होटल जो है, तो उसी के बगल में एक सीनियर रहता है, मेरे कॉलेज के हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उनका। तो उनका ये था कि मतलब किसी एजुकेशन कंपनी जैसे फिजिक्स वाला, एलएन अनअकैडमी, इनमें उनको एजुकेशन में जाना था। उनका जो जॉब लगा है वो ट्रेडिंग कंपनी में लगा है।
तो जब हम लोग मिले फिर बात हुआ कि सर कैसे कैसे क्या हुआ, सीधा बोलते हैं बाबू भाग्य है और कुछ नहीं। अब तुम एक बात समझो, जो लोग कॉलेज जाते ही पहले ईयर से घिसते रहते हैं कि 9+ CGPA लाएंगे तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, 9+ CGPA लाएंगे तो अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। जब भी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है तो 2-3 तरह का क्राइटेरिया होता है। एक CGPA का क्राइटेरिया कि कुछ कंपनी होती है इतना से कम आपका CGPA होगा तो बैठने ही नहीं देंगे आपको। कुछ कंपनी होता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज देखता है उसके बेसिस पे। तो एक सीनियर थे सिविल के, उनका 4 CGPA था, उनके 4 तो फेल है, 7 सब्जेक्ट में बैक था, लेकिन 40 लाख का प्लेसमेंट लगा उनको टेक्निकल नॉलेज के बेस पे। और जैसे उनका प्लेसमेंट लगा सारा बैक क्लियर कर दिया गया उनका। तो इसमें भाग्य बहुत ज़्यादा है। अब मान लो पैनल में जो कोडिंग वगैरह ये सब ये आईटी का नॉलेज था उनको, आईटी में टेक्निक। तो ये अब जैसे मान लो आप बिहार से और पैनल में 2-3 लोग बिहारी मिल गए, HR वगैरह, थोड़ा सा उनको काम मिल जाता है, बताएगा ले लेगा। और आप हो गए बिहार से, अब कोई गुजरात वाला मिल गया, वो लोग को तो एकदम खुन्नस भरा रहता ही है, तो वो ऐसे भी नहीं लेगा कभी। तो ये सब बहुत चीज़ मायने रखता है, भाग्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ उसके अलावा आपको आना भी चाहिए। अगर आएगा, चाहे आप कोर का नॉलेज लेके जा रहे हैं या फिर IT का नॉलेज लेकर के जा रहे हैं, जो भी है आपका, तो अगर उसका बारे में आपको आ रहा है तो फिर हो जाता है। कम ज़्यादा होना ये एक अलग चीज़ है, कम ज़्यादा होना कि आप कितना उनको कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं हम आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल आदमी हैं, हम आएंगे तो आपके कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ से ऊपर बढ़ा देंगे, इस तरह का सीन। अब तो सर चले गए, अब तो कुछ किसी के मन में है तो सब इतना शांत क्यों हो जाते हो? ये आता हाँ? लेकिन वो चुका है नाम के साथ। वही दीदी आई है, दीदी से पूछो। पिछले साल क्या करें? आदमी सेम ही है, तुम लोग रिजल्ट लाओ फिर आएंगे नए लोग सब। और कुछ ऐसे जरूरी नहीं कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं हो, मतलब कुछ भी पूछो। ये भी पूछ सकते हो रैगिंग कैसे हुआ था? हाँ बताइए। खुशी रैगिंग के नाम पे जो खुशी है। तो हमारे 4 घंटे पहला 2-3 महीना तो ऐसा सीन रहता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। फिर रैगिंग का थोड़ा रहता है, तो उतना ज़्यादा ओपन रैगिंग नहीं। तो रैगिंग में क्या कि जैसे 4-5 सीनियर हम लोग हैं ऐसे बैठ गए और फिर आप लोग बैठे अब बता रहे हैं, जैसे अभी हम सीनियर है ना आपके सामने, सीनियर बैठ गए, फिर वो आपको एक इंट्रोडक्शन दे देंगे, हिंदी इंट्रोडक्शन की, बोलो भाई एकदम शुद्ध इंट्रोडक्शन, उसमें कहीं गलती होगा तो फिर से बोलो। फिर एक सीनियर होगा, मेरा जो हुआ था उसमें ऐसा था कि 4-5 सीनियर बैठ गए थे, तो हिंदी इंट्रोडक्शन था, याद था, लेकिन एक वर्ड गलत कर दिए थे, तो उसमें एक सीनियर क्या कि थोड़ा दूर जाके खड़े हो गए और बोले यहाँ तक आवाज़ आना चाहिए अगर आप बोल रहे हो तो जोर जोर से बोलना पड़ा। फिर बोले कि मुर्गा बन जाओ और फिर बोलो इंट्रोडक्शन, और नहीं गलत कर रहे हो तो 2-3 चक्कर लगवा रहे हैं, फिर डांस करो, फिर गाना गाओ। अब जैसे पूछे कहाँ से हो, तो बिहार से, कौन सा भाषा आता है, तो अब जैसे बिहार में 2 मेजर भाषा, मैथिली और भोजपुरी, हमको दोनों से कुछ नहीं आता है, हिंदी बोलते हैं बस इस तरह से। तो अब उनका क्या है, पंजाबी गाना गा के सुनाओ। अब हम कभी पंजाबी गाना सुनते ही नहीं थे, अब बोले पंजाबी गाना गा करके सुनाओ, वो भी किसी मतलब पंजाबी गाना ऐसे नहीं जो यहाँ चल रहा है, मतलब जो वहाँ का कोर्ट सिंगर्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या नाम था उनका, शारदा सिन्हा, इस तरह का तो इस तरह का गाना गा के सुनाओ, नहीं आता तो फिर है कि चलो भाई तुम भोजपुरी गाना को गा के सुनाओ पंजाबी टोन में, इस तरह से यही छोटा छोटा चीज़ सब करवाते हैं, उल्टा सीधा सवाल पूछेंगे। और भी क्रिएटिव बात है, वैसे पब्लिकली नहीं बोल सकते, बाद में बताएंगे। आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो कुछ तो बोलो इधर। हमको लगता है अभी से बाल कटा लेगा उसका एकेडमिक्स में सुना, हमको भी लगता है। आज गुरुवार है, माइंड बहुत मजा आता है सबसे। और किसी के मन में कुछ भी, जो भी आपके मन में कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी, जैसे कि प्रोफेसर्स कैसे होते हैं या क्या बिहेवियर है उनका, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है, सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है, बैचमेट्स के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है। प्रोफेसर्स जनरली मतलब कूल होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भड़के हुए रहते हैं, कुछ 1-2 होते हैं जिनके पास जाने में भी आपको डर लगेगा। 1-2 तो होते हैं, जैसे मतलब बिहार से होने का थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जैसे हमारे कुछ सीनियर्स के नाम खराब करके रखे हुए हैं पहले से,
अब जैसे जाइएगा उस प्रोफेसर के सामने तो पहले से समझ कहाँ से हो तो बिहार से। हमारे एक सर है पीके सूद सर, उनका नाम है। तो फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल वर्कशॉप होता है इंजीनियरिंग में, तो उसमें क्या आपसे लकड़ी वकड़ी कटवाएंगे, वेल्डिंग करवाएंगे, ये सब चीज़ सब होते हैं, तो वो करवाते थे। तो कोई बिहार के सीनियर थे और उनकी डॉटर थी प्रोफेसर की, उनसे भाग करके शादी कर ली। तब से उनके मन में बड़ा खुन्नस है बिहार के लोगों को लेकर के। तो हमारा वाइवा चल रहा था तो उसमें पहला सवाल उनका ये रहता है कहाँ से हो। तो 3-4 लोग बैठे रहते, कहाँ से होते, हिमाचल से, कहाँ होते हैं, यूपी से, कहाँ से होते, राजस्थान से, कहाँ से होते, बिहार से। कुछ नहीं, मेरे से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी 3 लोगों से पूछे, मेरे से पूछे बिहार, बस हो गया, 0 बैठा दिया, 0 नंबर दिए थे, बस बिहार से उनका। कुछ लोगों का ऐसा खुन्नस होता है मन में, लेकिन बाकी लोग बहुत चिल होते हैं। प्रोफेसर बिहार में नहीं, प्रोफेसर बिहार के होते हैं, बिहार के प्रोफेसर हैं। मेरे डिपार्टमेंट में भी 1-2 प्रोफेसर हैं जो बिहार के। सबसे ज़्यादा प्रोफेसर जो मिले हैं वो बंगाली प्रोफेसर बहुत लोग मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा है। हर डिपार्टमेंट में जैसे 1500 प्रोफेसर मेरे डिपार्टमेंट में होंगे, तो उसमें कम से कम 8-9 ऐसे से बंगाली लोग होंगे। इस तरह से लगभग सबसे ज़्यादा वही लोग चिल रहते हैं वो लोग। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, कुछ प्रोफेसर्स जो यंग हैं, जो अभी अभी आए हैं, तो उस तरह से जिनका थोड़ा बहुत नॉलेज है, मतलब एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो वो लोग आएंगे तो थोड़ा चिल बिहेवियर रहता है उनका। जैसे कुछ आएंगे तो पहले पूछेंगे कि हाँ भाई कैसा चल रहा है कॉलेज, किस तरह से कर रहे हो, मूवीज़ वगैरह देखी या नहीं, वेब सीरीज़ देखी या नहीं, कुछ सजेस्ट भी कर देते हैं, ये देख लेना, वो देख लेना, इस तरह का बिहेवियर रहता है। कुछ लोग पार्टी वार्टी भी देते हैं प्रोफेसर्स, कुछ बहुत ज़्यादा खड़ूस भी होते हैं, आप उनके पास जा भी नहीं पाओगे इस तरह से। ऐसे रहता है। हर तीसरा बच्चा एलएन करता है। कह सकते हैं, हर तीसरा है नहीं हर तीसरा तो नहीं, हर चौथा, नहीं हर पांचवा, हर छठा। NIT में ये नहीं हो सकता क्योंकि 50% रिजर्वेशन स्टेट का होता है। तो वहाँ पढ़ने गए स्टेट कैसा हाँ तो मतलब, लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो वहीं के लोकल कोचिंग वगैरह से पढ़े रहते हैं। हिमाचल जो स्टेट है तो उसमें पॉपुलेशन बहुत कम है। आप जैसे बिहार का कटअप देखोगे या राजस्थान का कटअप देखोगे NIT जयपुर के लिए, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू NIT हमीरपुर, वहाँ के बच्चों, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन कम होने से जो उनके स्टेट का कंपटीशन है वो घट गया। लेकिन राजस्थान, बिहार, इनमें बच्चे ज़्यादा हैं, ज़्यादा कंपटीशन है, तो ओवरऑल NIT पटना का या NIT जयपुर का कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे NIT इलाहाबाद बढ़िया NIT है, बहुत बढ़िया, टॉप पे कह रहे हैं, ठीक है। और यूपी का पॉपुलेशन कितना है, तो यूपी के जो बच्चे होंगे वो चाहेंगे कि हम NIT इलाहाबाद में चले जाएं, तो बहुत सारे बच्चे NIT इलाहाबाद के लिए जैसे फिलअप करेंगे तो अब अपने आप उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, परसेंटाइल बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि हाई परसेंटाइल वाले बच्चे आते हैं, तो फिर वो लोग अच्छे अच्छे कोचिंग से भी पढ़े होते हैं इस तरह से। लेकिन जो हिमाचल में है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोकल कोचिंग वगैरह से पढ़े हैं या ऑनलाइन वगैरह पढ़े हैं, इस तरह के भी बच्चे। हाँ, लेकिन जितने राजस्थान के बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा हिमाचल के बाद राजस्थान के बच्चे, कम से कम 250-300 बच्चा हुआ राजस्थान का, उसमें से 90-80% लोग LN से पढ़े हुए, 90-80% लोग LN से पढ़े, और जो नहीं है तो मैट्रिक्स करके कोचिंग है सेक्टर, उससे पढ़े हुए हैं, मैट्रिक्स से पढ़े हुए। इसके अलावा तो अभी बाकी लोग अलग अलग जगह जहाँ जा सकते हैं, सब कुछ अपने लोकल कोचिंग से, कुछ लोग फिर जी के मिल जाएंगे, मोशन से मोशन से जो ड्रॉप ईयर वाले हैं वो मोशन से ही जाते हैं, मोशन कोटा से हैं। रेजोनेंस से एक दो देखे हैं जो टी-शर्ट पहन के रहते हैं रेजोनेंस का, होंगे ही कोई। आप वहाँ पे IITians बात करें। टी-शर्ट हम लेके गए हैं, पहनते हैं, सही है, पहने रहते हैं। और किसी का कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज में उसका 50% LN के हैं, Yes. 50% LN। मेरे डिपार्टमेंट में मैक्सिमम लोग LN के, LN अगर नहीं है तो आकाश, और दूसरे डिपार्टमेंट में भी है। रेजोनेंस के भी 2-3 हैं, हुडी पहने रहते हैं। वहाँ के प्रोफेसर मैक्सिमम यूपी के हैं, या मैक्सिमम यूपी के हैं, और नहीं तो आसाम वगैरह, नहीं तो साउथ से हैं, हैदराबाद वगैरह। एवं पुणे सिनेमा भोपाल में। मुंबई से आपके डिपार्टमेंट का नहीं, आप क्या बताएं?
वहाँ के जो प्रोफेसर कुछ कुछ प्रोफेसर्स हैं गेम टीचर फीमेल फीमेल अभी नई नई आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह वो लोग ज़्यादातर आसाम वगैरह एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? PhD PhD क्या चाहिए? प्रॉपर सब्जेक्ट है अच्छा। हॉर्टिकल्चर और कहाँ से होना चाहिए? PhD कहाँ से होना चाहिए? अच्छे अच्छे जगह जैसे कि BHU वगैरह जाते हैं IIT दिल्ली में जितने प्रोफेसर हैं PhD तो होना चाहिए, उससे कम में होगा नहीं। PhD लेकिन बाहर से आना चाहिए, मतलब IIT दिल्ली के PhD IIT दिल्ली में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, बहुत कम है, 5 लोग 10 लोग। IISc बेंगलोर से और बंगाली लोग का जलवा है, एक बंगाली आता है दूसरा बंगाली को ले आता है, बिहारी लोग जैसे वहाँ मतलब बताया नहीं आता इस तरह से। एग्रीकल्चर के लिए BHU टॉप है कॉलेज PhD वैसे कितना सैलरी होगा? ये तो आइडिया नहीं है लेकिन दो दीदी आपके कॉलेज में कहाँ था? मैक्सिमम यूपी के मतलब कौन सा PhD कहाँ से किया? PhD BHU नहीं तो उधर से भी महाराष्ट्र वगैरह उसमें IIT दिल्ली से जितने लोग PhD करते थे ना, तो जो दूसरे कॉलेजेस हैं जो नए IIT या NIT बन रहे थे उसमें उन लोग का जॉब था, लेकिन दिल्ली में जॉब के लिए आपको बाहर से फॉर्मल और ये सबसे PhD बढ़िया हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है जो ये बायोटेक्नोलॉजी के शायद IIT बॉम्बे में थे कुछ टाइम प्रोफेसर लोग का वर्किंग आवर बहुत है, सप्ताह में 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा इसमें जैसे दूसरा जैसे मान लीजिए कि 2 तरह से इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, जैसे कोई बच्चे 11th में और कोई बच्चे 13 या बायोलॉजी वाला कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, तो क्या 13th वाला क्या करे और 11th वाला क्या करे, जो आपका 11th वाला चाहिए 12th वाला बीच में कैसे, मतलब क्या करें, जैसे क्लास में आए हम कैसे अप्रोच करें पढ़ाई का, ध्यान दीजिए। 13th वाले हैं तो मतलब वो 11th 12th तो अच्छे से तो पढ़ना ही पड़ेगा, और 11th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो बायो फिजिक्स या केमिस्ट्री 11th तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। कैसे पढ़े, जैसे मान लीजिए क्लास अटेंड उसका नोट्स अच्छे से क्लास बनाएंगे में नोट्स बढ़िया से बनाएंगे, और क्लास सुनेंगे, सिर्फ नोट्स बनाने ही नहीं रहेंगे। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद फिर बैठेंगे थोड़ा फ्रेश होके बैठेंगे रिवीजन करना, और रिवीजन ऐसे ही लिख लिख बायो भी और शॉर्ट नोट्स बायो का शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, जैसे बायो तो नोट्स लिखा ही हुआ है, उसका शॉर्ट क्या होता है? नोट्स तो पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें जो जो चीज़ें जो हमको याद नहीं हो रहा है वो सब चीज़ शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, जो डेटा बेस्ड है या एग्जाम्पल्स हैं तो वो सब। NCERT से बनना है कि प्लान करना? थोड़ा क्योंकि NCERT के लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं। हैंड नोट्स हाँ दीदी उज्ज्वल का क्वेश्चन है कि हैंग आउट करने के लिए कहाँ जाए? हमको बता मेरा हैंगआउट का कॉलेज में कॉलेज से बाहर गए गया पूछ रहा है हैंगआउट कहाँ है? हम तो कभी गए नहीं। जंगल पे। क्या नाम है? बाबा जी का जंगल गया में जो हुआ है वो चीज हुई। बोल गया क्या नहीं हम गए हुए। हाँ बहुत लोग जाते हैं छुट्टी वगैरह में, बोध गया विष्णु पर। भैया आप कहाँ?
स्टेट वाइज या फिर ऐसे कॉलेज से वहाँ से तो बहुत मतलब जो लोकेशंस है सब बगल में ही है, 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे है। तो शिमला, धर्मशाला, मनाली और क्या कहते हैं कैपिटल, पता नहीं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन एक वो आप लोग नाम, श्री कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है जो टॉप पे है सबसे, नाम भूल गया। हाँ ऐसे जगह मतलब हिमाचल के आसपास के एरिया में चंद्रताल नहीं गए हैं, वहाँ जाना। जगन्नाथपुरी वो उड़ीसा में, वहाँ गए हुए हैं, जगन्नाथपुरी गए हुए हैं। और इसके अलावा कॉलेज हाँ, कॉलेज तो फर्स्ट ईयर में गए। उल्टा पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट जाना है किसी को तो उधर भी मिलता है, ठीक है जाना है तो जाना है। यार फिर का डाउट था कि वहाँ लेडीज लेडीज प्रोफेसर हाँ होती है। मतलब वो लोग भी पीएचडी की हुई हैं। अरे तो ऐसे थोड़ी आते हैं अरे ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशंस होता है और बहुत लेडी प्रोफेसर तो ऐसी है जिनका बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। एक हमारी मैम है पमिता अवस्थी मैम है, उनके जब ऑफिस में जाओ तो इतना सारा उनका डिग्री और अवार्ड वगैरह ऐसे टंगा हुआ है, तो बहुत हाईली क्वालिफाइड है वो, बाहर से पीएचडी है उनका, इस तरह से लेडी प्रोफेसर होती है। और अच्छे खासे मतलब रेशियो में सब रेशियो है, ठीक ठाक रेशियो है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में 1500 प्रोफेसर हैं जो अभी तक मेरे नोन में है, पता नहीं एक दो और हो सकते हैं होंगे, तो उसमें से 6 लेडी प्रोफेसर हैं, इतना हम जानते हैं। हाँ 6 लेडी प्रोफेसर हैं, लेडी प्रोफेसर हैं और उनका रेशियो ठीक ठाक है, हर कॉलेज में होती है और अच्छे पोजीशंस पे भी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी होती है कुछ डिपार्टमेंट की, ऐसा नहीं है। लड़कियों का कोई सवाल कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज में जैसे क्या मिलता है फ्रीडम लड़कियों को, इस तरह तो हमको लगता है इस बार जो आना चाहे हैं हमको जाना नहीं है, हम लोग पूछना चाहते हैं कि एक बाल्टी पानी 2 ढक्कन हो जाएगा। रेस्ट के लिए पढ़ाई जितना पता चला है बहुत दीदी कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में रहती होगी, तो जितना हम लोग को जानकारी है फुल फन होता है, जितना बॉयज हॉस्टल में होता है तो इवेंट्स बॉयज होते हैं। अब ऐसा नहीं, एक तो कॉलेज का इवेंट आपका अलग है, हॉस्टल में अलग होता है, हॉस्टल नाइट हो रहा है, डीजे नाइट हो रहा है, और भी मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, हॉस्टल के अंदर टूर्नामेंट होते हैं, ये सब हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है कॉलेज में, तो सब कुछ गर्ल्स के लिए भी है। दूसरा आप कैंपस में जितने देर लड़के घूम सकते हैं उतना देर आप भी घूमोगे, जो फेस्ट हो रहा है उसमें आपको इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रहा है, हर चीज़ का है, सेफ्टी होता है बहुत ज़्यादा, और भी तरह की चीज़ें, घूमने फिरने जा सकता है, इस तरह की चीज़ है, काफ़ी सही है। आपका रैगिंग हुआ है, आपका रैगिंग हुआ है। तो रैगिंग हुआ है, रैगिंग फ्री कैंपस है, तो कोई रैगिंग नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन इंटरेक्शन वगैरह हुआ है, पार्टी वगैरह हुई है। इसमें कल साकेत राउंड का जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग है, उसमें साकेत राउंड का भी आपको बता दीजिएगा। एनआईटी अगरतला का फिजिक्स का NIT अगरतला में फिजिक्स मिला है, तो अभी 2 राउंड और है, इससे भी और ऊपर होगा। हम लोग जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए लोग सब कॉलेज गए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, इस तरह से, और इससे अभी 2 राउंड और है, तो और भी कुछ होगा। साकेत से पूछो जैसे अभी कैसा लग अभी है कॉलेज गए नहीं। नहीं मतलब एग्जाम के बाद वाला पीरियड कैसा लग रहा है कि एग्जाम निकल गया, रिजल्ट था कि मैं अब कुछ दिन में कॉलेज मिल जाएगा, तो
तो इस बीच में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? कुछ कॉलेज के लिए तैयारी कर ले, या कपड़ा वगैरह खरीदने के अलावा, ऐसा नहीं कि ये डेनिम जीन्स ले लो, ये ले लो, वो सब, मतलब उसके अलावा क्या होना चाहिए? या आगे भैया आप कॉलेज जाके क्या करने का सोचे हैं, किस तरह का सोचे हैं? अगर कुछ भी आपका डिपार्टमेंट है, समझ लेते मान लेते तो कोर डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो उसमें फिर क्या सोचे आप? कोर में जाने का सोचे हैं या आगे कुछ इस तरह से? किसी का मन में कोई क्वेश्चन? अरे ठीक है, आज कर लो ना, अभी फिर एक बार हम लोग इसे चश्मा कहाँ है? भैया आपका ये फेस कटिंग बहुत सुंदर। लेकिन सुजल बोल रहा है कि कॉलेज में आपको कोई मतलब मुस्लिम महिला मित्र होंगे, इसलिए आप दाढ़ी भी अलग डिजाइन नहीं, ऐसा तो नहीं, पहले से है। नहीं तो श्रीनगर होता तो फिर कैसा करते? ऐसा कोई सीन नहीं, मुस्लिम महिला मित्र पहले से नहीं है, कोई नहीं है महिला मित्र ऐसा। भैया रिप्सी का पूछना है, हिंदू महिला मित्र है। जाने देंगे इस बाद में करते हैं। साकेत से कोई सवाल है? रवि क्या कर रहे थे? कुछ खाने का सीधा ही बस साइलेंट पे था फोन। सवाल है किसी के दिमाग में? आपका क्या मोटिवेशन था जब आप यहाँ के पढ़ रहे थे कॉलेज निकलने के बाद? कॉलेज के बाद क्यों पढ़ रहे थे ये पूछना है। Self study नहीं, इसके बाद तो बहुत आंसर होगा, साकेत पूछेगा। मेरा बोलना है क्या कि जैसे मान लो एक आदमी स्कूल खोलता है, एग्जाम, और वो उसका काम क्या है, वो जाली डिग्री बांटता है। पैसा कमा लिया तो स्कूल खोल रहा है, अब उसको आता है जाली डिग्री बांटेगा, स्कूल भी खोलेगा तो जाली डिग्री बांटेगा। अब कोई स्कूल खोला, जैसे मान लो ये इंस्टीट्यूट हम बोला हमको खाली आता नहीं हुआ, एक बार और करेंगे, हम लोग पढ़ते हैं। साकेत बाबू को मेरे ख्याल से यही आता है, हमको यही आता है, उस क्वेश्चन दो हम बनाएंगे, आपको जो आएगा। और फिर यही है, इस बार जो रह गया अभी और नहीं है, उसको बनाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस लेवल का सीरियसनेस नहीं है। साकेत बाबू बताइए आप, यही आंसर मेरा भी। जो आता है वो करते हैं। और जो भी पढ़ रहे हैं वो भी एक ओलंपियाड का ही है, जो कि मतलब बाद में कभी देंगे, तो उसमें होता है कि एक क्वेश्चन देता है और 1 महीना टाइम दिया जाता है, तो सोचिए वो देने का, इसलिए उसका पढ़ रहे हैं फिलहाल से स्टडी मटेरियल जो। ये एक आदत है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, जीवन पद्धति की हम ऐसे जीवन जीते, बस ये आप सीख जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। पैसा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, ऐसा से नहीं जीवन कटता है, जीवन कटता है कि समय कटेगा। बहुत अच्छा बात है, देखते तो लगता है कि नहीं आइडिया जो है वो सही जगह जा रहा है। कह रहे हैं सन का रोटेशन देख के भी जीवन कट सकता है। बड़ा मुश्किल है। आप जैसे ये बात कैसे होगा, जैसे कॉलेज में बहुत ज़्यादा लोग नशा करते हैं, उसका एग्रीकल्चर कॉलेज तो बोलिए क्यों नशा करते बताइए, कॉलेज में वो नशा ही नहीं करते तो मान ही नहीं सकता। करते होंगे लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं करते। गेट के बाहर जाके करेंगे, कैसे बाहर इतना बड़ा कैंपस है, सब जगह घास वास उगाए हुए हैं, क्यों सब देख ही नहीं है कॉलेज के अंदर। हम देखें क्यों करते हैं नशा? आप जैसे इस क्वेश्चन को आप आज जब आपका मन नहीं बना है, आप इस बात को जवाब दो सब लोग, कोई क्यों करता है नशा? खालीपन से, खाली बैठा रहता है आदमी, क्या समझ करेगा? नहीं करता। अगर आप देखो जैसे कॉलेज में लोग अलग अलग काम में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कोई अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है वो क्लास करेगा और फिर अपने स्पोर्ट्स में लग जाएगा, थक क्या है, सो गया, काम खत्म। लेकिन जो ना स्पोर्ट्स कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस खाली बैठा हुआ है सुबह से शाम तक घूम, क्या करेगा वो? नशा करेगा। एक बार गांजा मारा, सुबह से शाम तक कट गया, पता नहीं चलता है। तो इस तरह का सीन है, तो बहुत तरह का नशा करते हैं लोग कॉलेज में। इसमें जैसे डॉक्टर सब पूर्णिया में और वहाँ भी लगभग लोग पीते हैं, लेकिन वो पिएंगे कब? पेशेंट देख लेंगे, माल समेट लेंगे, रात में जाएंगे तो पिएंगे। जो कुछ नहीं करता, सुबह से चालू है, सुबह से चालू है,
फिर शाम हो गया, दूसरा दिन हो गया, अरे बंद भी तो करो, रुक ही नहीं रहा है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड गेमफुली एम्प्लॉयड, आपको कुछ जगह अपने मस्तिष्क को लगा के और जिनको बहुत नशा करना है खैनी खाने से जाती वो नहीं, अब उसमें जाके हार्ड ड्रग्स कॉलेज में खैनी खाता है, बिहार वाले तो खाता होगा। लेकिन हाँ मतलब खैनी तो बहुत पीछे रह गया, तो ऊपर पहुंच चुके हैं, अच्छे लेवल पे जा चुके हैं। ड्रग्स वगैरह करते हैं लोग, हाँ इंजेक्शन ड्रग्स ये सब जिनको करना है वो लोग अच्छा खासा नशा करते हैं। खैनी वगैरह बहुत इनिशियल लोग मानते हैं, खाते भी नहीं बहुत, तो कूल भी तो लगना चाहिए। नशा करके बताएंगे खैनी खा रहे अच्छा थोड़े लगता है। और ड्रग्स लिए हैं तो भोकाल भी बनता है, नशेड़ियों का भी अपना एक दुनिया है, तो उस तरह का भोकाल है। खैनी लोग कंसिडर करते हैं बिहारी लोगों का है, खैनी का रिब्रांडिंग होनी चाहिए। सही बात। खैनी नुकसान भी होगा, खैनी के बड़े बड़े तो अभी वीडियो देख रहे थे, जैसे एक च्युइंगम आता है, पता है अभी क्लास में च्युइंगम आता है, तो उसमें क्या खैनी उसमें रखा हुआ है, उससे खैनी का ऐसे डब्बा में निकालो और यहाँ रखो, खैनी मुंह में नहीं है, लेकिन उसका जो लिक्विड जो है रस वो जा रहा है, बाद में उसको निकाल के फेंक दिए। पैकेजिंग सही से करना, और खैनी एडिक्टिव भी होगा तो यूरिक एडिक्शन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ड्रग्स वर्ग्स के लिए तो बहुत जरूरी है। आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल आपको नशा करना है, दिल कटेगा ही। तो पूछना था ये गांजा सप्लाई करने में टेंडर वेंडर मिलता है? टेंडर नहीं ऐसे टेंडर वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जैसे लोग नशा कर रहे हैं, तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो पता चल जाएगा जिनको नशा करना है ढूंढ लेते हैं जगह, तो बच्चे वैसे मिल जाते हैं 4-5, अब उसमें से कोई एक होगा जो उसी जगह के आसपास के रहने वाला होगा, तो किसी ना किसी तरह से अपना सप्लाई लेकर के आता है और बेच के पैसा कमाता है। ये होता है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं जो आपके मेस वर्कर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जो गार्ड होते हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के ये सब कुछ ऐसा हो जाए तो रहते हैं लोग इन्वॉल्व रहते हैं। नशा करके एक बच्चा बहुत कमाता है, मतलब बेच करके कंटिन्यूस बेच कर सकते हो, लेकिन पकड़ाना मत बस, वरना जेल वेल सब होता है, पुलिस वुलिस आ जाता है। बच्चा लोग जो खरीदता है उसका वो भी गांजा लगाएंगे जैसे एनआईटी हमीरपुर में बच्चा कमाता है, हमीरपुर के कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक तो जो पॉकेट मनी है तो ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें जैसे वीडियो एडिटिंग कर रहा है उसी से कमा रहा है, या फिर किसी तरह का फ्रीलांसिंग का वर्क कर रहा है उससे कमा रहा है, या सबसे बढ़िया जैसे काम होता है जो आर्किटेक्चर वाले बच्चे हैं हमारे कॉलेज में, वो 40 होते हैं एक बैच में, तो वो बहुत खाली रहता है और नशा में से लगभग 20 लोग हमको लगता है करता है। ये 20 में सिर्फ लड़के हैं, लड़कियाँ अलग करके भी उनका जानकारी नहीं है, तो 20 के हॉस्टल में वो तो नशा जरूर कर रहा है। तो उसमें क्या देखें ना कि वो लोग काम क्या करता है, जैसे फर्स्ट ईयर में जाओगे तो बाकी बच्चों का भी इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको ड्राइंग बनाना होता है, इंजीनियरिंग वाले चीज़ों का बहुत सा मल्टीपल चीज डायग्राम वगैरह होता है, बहुत डिफिकल्ट डायग्राम सब बनाना होता है, हम लोग से बनता है नहीं, बहुत माथा दर्द है, तो आर्किटेक्चर वाले बच्चे बना करके देते हैं, एक एक शीट का 500 रुपया लेते हैं, इससे कमाई है अलग अलग। एक एक बच्चा 10-10 शीट बना रहा है तो 5000 तो ऐसे हो गया, 250 रुपये का आता है सर, तो उसको कट्टे से कोई दिक्कत जानकारी रखना पड़ता है, सप्लाई करते हैं, सप्लाई नहीं करते ये सब काम मैंने करते हैं लोग इस तरह का नशा वगैरह। कमाई यही है, मतलब किसी ना किसी का कुछ काम कर दो तो उस तरह से होता है। अब किसी का ऐसा है कि मतलब काम करना है तो हम सामान सप्लाई करते हैं, मतलब सामान कैसा सप्लाई, वही नशे, हाँ मतलब जो नशा बेच रहा है उसको अपना कुछ काम करवाना है तो होता है, ये तो होता ही है, तो ये तो किसी का काम करवाने अरे हमको करना ही नहीं है, नहीं काम करवाने को नहीं ऐसा तो कोई जरूरत नहीं है, और भी हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, ऐसा थोड़ी है सिर्फ नशेड़ी ही आपका काम नहीं करवा सकते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो आपका काम करवा देंगे कॉलेज।
तो ये नेटवर्क अच्छा रखो, लोगों से बातचीत रखो सबसे। और ऐसे मतलब एक तो देखो कॉलेज जाने के बाद जो एक दो चीज़ हमको लगता है उसमें ये है कि आपको सबसे जो आपके बैच के लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, सबसे अच्छा बातचीत रखना है, चाहे जो भी हो, आपके मेस वर्कर हो, कोई भी हो, सबसे अच्छा बातचीत आपको रखना पड़ेगा। क्यों रखना है? क्योंकि कब किसका जरूरत पड़ जाए नहीं पता। लेकिन जो आपके दोस्त होंगे वो लिमिटेड होंगे, ऐसा नहीं कि 100 आदमी है, 100 दोस्त हैं आपके। जब बर्थडे आएगा तो 100 लोग को पार्टी देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो इतना दोस्त नहीं बनाना है, दोस्त वही 4-5 गिने लोग होंगे, लेकिन जानकारी सबसे रखना है, सबसे अच्छा बातचीत रखो कि हाँ भाई कैसे हो, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कर लिया, बस बात खत्म। इतने ही लिमिटेड लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करना, बस खत्म, इस तरह से। और रखोगे जैसे तो उसमें नशे भी तो भी होता है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग का जान पहचान नहीं है, कौन नशा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सबसे बातचीत है। लेकिन है कि आपका काम क्या है उनसे, बस इतना ही मतलब मेरा ये कहना है कि आपके बैच में 1300 लोग आते हैं, अब 1300 लोग से दोस्ती हो नहीं सकता, लेकिन 100 लोग तो होंगे जिनसे आपका बातचीत हुआ, 100 लोग में होंगे आपके बैच वाले होंगे 70 लोग, तो अपने बैच वालों से तो सबसे बातचीत रखिए, हाय हेलो इतना तो होना चाहिए। 4-5 आपके दोस्त होंगे जो आपके साथ हैंग आउट कर रहे होंगे, कॉलेज में घूमना फिरना आपका उन्हीं के साथ होता होगा, कहीं खाने गए तो उन्हीं के साथ गए, कैफे में बैठे तो उन्हीं के साथ बैठे, 4-5 लोग होंगे। लेकिन इसके अलावा जितने बाकी लोग हैं सबसे अच्छा बातचीत रखना है, ऐसा नहीं किसी से खराब कर ले, कह रहे नहीं इनसे तो बात ही नहीं करना है, ये बिहार से तो इससे बात नहीं करेंगे, गुजरात वाला इससे बात नहीं करेंगे, इस तरह का काम नहीं करना है कॉलेज वाला। और जैसे मन में अगर आपके ये सब रहता है कि ये साउथ वाला है या ये किसी जगह का है, इसे बाहर नहीं आने देना, मन में ही रखना उसको कि साउथ वाला है तो इससे बात नहीं करेंगे, इस तरह का चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे 500 लड़कियां हैं तो लड़की हम लोग शादी वादी भी होता है वो लोग। हाँ ये है बहुत अच्छा रहता है। लगभग हाँ मतलब NIT हमीरपुर में जो गर्ल्स टू बॉय रेशियो है वो सारे NIT में सबसे ज़्यादा है, बढ़िया रेशियो है वहाँ का। शादी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ये देखे हैं कॉलेज के सुने। बाद हम तो कॉलेज में ही शादी थोड़ी करते, कॉलेज पास आउट होने के बाद शादी करते हैं लोग, जो लेकिन जो साथ में कॉलेज से इस तरह से होता है बहुत भैया बढ़िया। आयुष कर रहा है NIT हमीरपुर ही जाएगा। ठीक है जाओ तो अच्छा है, लेकिन आप लोग और भी अच्छे कॉलेज जाओगे, ये सब मत सोच के चलो, IIT वगैरह जाओ। आयुष इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पढ़े पढ़ना है तो सबसे पहले सब लोग को पढ़ना है, कॉलेज चले गए, कॉलेज का एक पार्ट हुआ कि चिल लाइफ एंजॉय करें, लेकिन वो चिल कहीं हमको नुकसान न करे, उसके लिए एक तो जॉब हमको देखना होगा, ध्यान देगा, एक जॉब प्लेसमेंट हो जाए बढ़िया। और क्या कर सकते, जॉब प्लेसमेंट के लिए सबसे बात रखना है। जो लोग बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, आप मतलब जैसे अपना कैरियर खराब कर बात समझ, एटीट्यूड में नहीं रखिए, किसी बात पे गुस्सा है, काहे गुस्सा है, हमेशा आपको चीयरफुल फ्रेंडली जान दे के मतलब नहीं करो, थोड़ा मोड़ा सबको लगेगी, मतलब अगर ऐसा हो गया कि ये बात हो गया, ये आदमी क्रैक है, किस बात पे गुस्साने लगेगा, किस बात पे लड़ने लगेगा, उसका कैरियर है। और क्या कर सकते, एक तो ये जो कॉलेज प्लेसमेंट जॉब की, उसके अलावा लोग अलग अलग फील्ड में जाते हैं, एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप इसकी तरफ जाओ, दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स, बाकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी तरफ जाओ, तीसरा गेट देते हैं लोग जिनको आगे MTech करना है या फिर PhD वगैरह करना है, तो उसके लिए लोग हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करते हैं, या गेट देने के बाद लोग PSU में भी जॉब करना प्रीफर करते हैं। PSU जैसे आपका ये सेल है, वेल है, यहाँ पे बड़ौनी में जो वो है आपका केमिकल का, तो जैसे 800 बच्चे जॉब में बैठे, 800 बच्चे, हाँ 800 बच्चे जॉब में बैठे, जो नहीं बैठे, क्या वो लोग यही सब कर रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो 500 बच्चे में मैक्सिमम लोग वो हैं जो नशे में इन्वॉल्व थे, 4 साल में कुछ नहीं किए। 500 तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 नशे में नहीं, मतलब उनका एक रेशियो बता रहे हैं कि उन्होंने ये है। कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग वो हैं जिनका बैक लग गया और बहुत मतलब ऐसे डिप्रेशन में झूल रहे हैं कि आप क्या करें। लेकिन जो बैक होंगे तो अगले साल में पास करते होंगे ना, हाँ एग्जाम देना होगा पास। तो फिर जो ये 800 है तो पिछले साल वाला ऐड हो जाएगा ना। नहीं उनके लिए अलग से प्लेसमेंट सीजन होता है, ये जो वैकेशन है समर वेकेशन, इनमें उनके लिए रखा है। और ये देखिए IIT दिल्ली में ऐसा नहीं है, जो लोग फेल हो गए उनका अगले साल प्लेसमेंट होगा, कोई ऐसा समर वेकेशन ऐसा नहीं है। कैंपस की तरफ से अगर आप फेल हो गए तो आपको अगले साल, और अगले साल फिर सब वो समझाते रहिए कि हम क्यों फेल हुए, बोलेगा जॉन्डिस हो गया, ये सब बोला हाँ हम भी जानते हैं, हमको भी जॉन्डिस हुआ, कोई नहीं मानता ये सब। तो कम से कम
अब पास करना कितना मुश्किल है कोई कोर्स में, एनआईटी में कोई कोर्स कर कैसे पास कैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। 20 नंबर आपके इंटरनल के होते हैं, 30 नंबर आपका मिड सेम का मार्क्स है, 50 नंबर एंड सेम का मार्क्स है। अब जो इंटरनल का 20 मार्क्स है वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर पे, उसको जिस तरह से देने का मन है। आपको क्लास में रोज वो प्रेजेंट देखा, किसी बात को आपको 20 में 20 भी दे देगा। कुछ प्रोफेसर होंगे प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे, कुछ होंगे टेस्ट लेंगे, उनका अपना मर्जी है 20 नंबर का। लेकिन जो बाकी 30 और 50 वाला है, जनरली क्या होता है कि जो आपको प्रोफेसर पढ़ाते हैं, नोट्स जो दिए हैं वो या जितना भी वो पढ़ा रहे हैं, आप उसको पढ़ो उसी के दम पे कि उस 30 में, मतलब कुल मिला के ये बात है जो मिड सेम होता है 30 नंबर का, आप उसमें अच्छा स्कोर कर लो। अगर मिड सेम में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो एंड सेम में आपको उतना टेंशन नहीं होता है। आप अपने आप थोड़ा पढ़ लेते हैं एंड सेम में, मिड सेम का पढ़ा हुआ और एंड सेम में थोड़ा पढ़े तो ओवरऑल ठीक ठाक मार्क्स बन जाता है और आप पास कर जाते हो। उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो सब्जेक्ट होता है जिसके प्रोफेसर का नाम चलता है कि हाँ भाई तो बहुत खड़ूस आदमी है। जैसे कुछ प्रोफेसर नहीं होते हैं जो बोलते हैं कि आपने पूरे सेमेस्टर में जो पढ़ा इस सिलेबस के बस पे आप एक क्वेश्चन फॉर्म करो और उसका आंसर खुद से लिखो। अब ये क्वेश्चन का क्या करे बच्चा। हमारा फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल का पेपर था, तो जो उसके प्रोफेसर थे डॉक्टर कटम निशान करके, तो वो क्या किए, पहले पेज पे 5 क्वेश्चन दिए हम लोग को। पांचों क्वेश्चन ऐसा कि 3 घंटा में बन ही नहीं सकता, बहुत लंबा क्वेश्चन था, 2 से 3 क्वेश्चन बच्चा बना ले। और सेकंड पेज पे वही था कि इन 5 क्वेश्चन का यूज करके एक नया क्वेश्चन फॉर्म करे और उसका सॉल्यूशन बना दे, 30 में 30 दे दूंगा मैं, लोग करो। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन इन जनरल पास करना आसान है, आप पढ़ लोगे तो मेरे को लगता है अगर एग्जाम से 1 वीक पहले से भी आप पढ़ना चालू कर दो तो आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से, इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं। उसका नाम बताइए। ये क्वेश्चन ये था शायद इसी का खत्म हुआ मसला ये। और क्या क्वेश्चन, जैसे गेट दिए भेज दिए, यूपीएससी के ध्यान दे रहे हैं आप लोग, गेट दिए भेज दिए, गेट के थ्रू भेज दिए, यूपीएससी दिए, एमटेक दिए, एमबीए। हाँ एमबीए बोलने वाले थे बीच में, एमबीए एक ऑप्शन, एमबीए भी करते हैं लोग। और बहुत लोग फिर स्टार्टअप वगैरह में चले गए कि स्टार्टअप करना है, कुछ टाइम ले लिए, इस तरह से भी है। लेकिन जो मेजर है वो यही है कि लोग गेट तो लगभग लोग देते हैं कि हाँ गेट देना है, गेट देते हैं। उसके अलावा यूपीएससी, एमबीए और गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन, ये 3-4 हैं जो मेजर ऑप्शन लोग रखते हैं। गवर्नमेंट जॉब कहाँ था, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी? अब ये डिपेंड करता है कि मतलब बच्चा आ किस जगह से रहा है, इसमें भी जैसे बिहार वगैरह, बिहार यूपीएससी वाला बच्चा होता है वो सब नीचे के एग्जाम में जाएगा नहीं, सीधा यूपीएससी का तैयारी चालू करता है, यूपीएससी या यूपीपीएससी जो उनका एग्जाम उस तरह से। बाकी जगह से बच्चे राजस्थान वगैरह से जो बच्चे हैं उनका हम ज़्यादा क्या देखें, वो लोग एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं ज़्यादा, उधर है थोड़ा ज़्यादा उसका हो सकता है उनके मन में होगा कि एग्ज़ाम ज़्यादा आसान है। तो राजस्थान वगैरह के जो बच्चे हम देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी का ज़्यादा कर रहे हैं। बाकी हम यूपी बिहार वाले जो हैं उनको तो यूपीएससी का ही करना है इस तरह से। मैं क्या पूछना, पटवारी और अमीन का क्या स्टेट कौन सा है जमीन आपने? अरे अभी जब लैंड सर्वे हो रहा था तब बढ़िया स्कोप था, अब तो चला गया समय। नहीं यार, पटवारी से बहुत कमाता है। अमीन बन जाओ, अमीन क्या कहते हैं, हाँ बढ़िया कमाया। जैसे 15 दिन बाद कोई पार्ट 1 टेस्ट और 5 दिन बाद मॉडल फिजिक्स का टेस्ट, कैसे पढ़ना है? 13 का 11 का अलग। अच्छा, तो पहला बात तो ये कि दोनों का सिलेबस सेम नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स इसमें नहीं है, पार्ट वाइज टेस्ट में मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स अलग है। पहला तो देखिए जो आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें तो आएगा वही 720 नंबर का पेपर, तो पहला प्रायोरिटी उसको देना है कि एग्ज़ाम फाइनली 720 नंबर का पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आएगा आपका। तो जो उसका सिलेबस है 15 दिन बहुत बड़ा समय होता है, 15 दिन में तो पहला काम तो ये कर लेना है कि जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें सबका नोट्स फटाफट रिवीजन कर लो और क्वेश्चन बनाने टेस्ट से पहले का टेस्ट के बाद मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट कब है, पहले 4 दिन, जैसे अभी से 4 दिन में मॉडर्न फिजिक्स और अभी से 15 दिन बाद पार्ट 1 टेस्ट, 10 का और 13 का अच्छा सिचुएशन है। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कोई चैप्टर है तो मॉडर्न फिजिक्स में 2-3 चैप्टर है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है तो उसको किया जा सकता है 2 दिन में, 3 दिन में बहुत आराम से। है कि जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो तो उस समय पे आप पढ़े रहो उस चैप्टर को। जैसे अभी हम
अगर मॉड्यूल बना लिए अभी और 2 दिन बाकी है, तो फिर दोबारा मॉड्यूल बनाया उधर का नहीं, जैसे स्टूडेंट अगर 13th का है तो क्लास 12th में वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है, और मॉडर्न फिजिक्स इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि उसका कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आप क्लास 12th में पढ़े हैं तो जब 13th में आप टेस्ट देने के लिए बैठेंगे तो उसका नोट्स रिवीजन करना बहुत कम टाइम करना चाहिए आपको। बहुत कम टाइम में आप नोट्स रिवीजन कर लिए, तो एक दिन समय पूरा मॉड्यूल बना लो, 1 दिन से 1.5 दिन में पूरा मॉड्यूल बन जाएगा आपका क्लास वगैरह के बाद। और जितना समय मिल गया उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका उसके लिए पढ़ना चालू कर सर तो वो आप बताइए इसका आंसर हाँ? ये और जैसे पढ़ लिए थे और बाकी केमिस्ट्री और बायो में भी मॉड्यूल मिला है बनाने के लिए, तो उसका क्वेश्चन कम करे, इधर बनाया उधर भी करना। जैसे अगर मान लो कोई टेस्ट होने वाला है तो टेस्ट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही ना कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, और उधर भी मॉड्यूल बनना है तो उसको कम करना है। कम करना होगा लेकिन बैलेंस के साथ। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिए हैं साथ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 720 नंबर का इंटरेस्ट लेना है और उसी में आपको स्कोर करना वो बताता है अगर आपको डिस्कशन है केमिस्ट्री का मान ठीक है, जब केमिस्ट्री का डिस्कशन है तो जैसे क्या नया चैप्टर पढ़ाया गया उसका डिस्कशन है। मानिए 11th में बैठे हुए तब तो सब कुछ नया है। तो जितना क्वेश्चन बन जाए उसका डिस्कशन करो, सिचुएशन पे सिचुएशन लगाया जाए। सर तो आप बताइए इसका आंसर मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट है 4 दिन बाद, है ना? और बुकलेट बन गया है? हाँ, एक बार बना लिए 2 दिन में। अच्छा, 2 दिन में पूरा बुकलेट बन गया है, तो क्लास नोट्स हो गया है, तो फिर पीवाईक्यू बनाना चाहिए। और उसके अलावा फिर किसी का बुकलेट ले लो जेमेंस वाला, और उसमें से काम नहीं बढ़ाएगा। नहीं मतलब अगर इतना कुछ कर चुका है तो और करना चाह रहे हैं नहीं 15 दिन बाद उधर यहाँ पे मेरा है जैसे कि और कुछ करना है तो जो बना लिए उसी को फिर से बना। हाँ, वही पूछे तो उसको बनाया उधर का भी पढ़ किताब किसी टेस्ट में नहीं पढ़ेगा। नहीं, बस पीवाईक्यू का बात कर रहे हैं। जैसे उसका बुकलेट लो और उसका पीवाईक्यू जो है वो बना लो, इससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और ये जैसे 15 दिन बाद वो वाला टेस्ट है ना, तो उसमें जैसे बड़ा सेक्शन होगा तो सबसे पहले तो सबका शॉर्ट नोट्स अगर बना हुआ है तो उसको पहले रिवाइज करो, ठीक। उसके बाद जो मतलब कि नोट्स को पूरा पढ़ना है, नोट्स में जो सब क्वेश्चन है वो सबको ट्राई करना है, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज 1 बनाना, फिर एग्जाम्पल्स, उसके बाद एक्सरसाइज 2 होती है। और जैसे आपका सोने का तो पता है बहुत कम सोते थे आप, तो आप कितना मिनिमम सोए थे? पूरा दिन चले और अच्छा से भी पढ़ लिया। कौन कम सोता था निखिल? साकिब नहीं, जब हम कम सोते थे तब हम उतने अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते थे। नहीं वही बताना है कि कितना कम से कम सोए जो पूरा दिन निकल जाए पढ़, और पास में एग्जाम भी नहीं, एग्जाम के टाइम पे नींद नहीं आता तो बिना एग्जाम 7 घंटा 7 घंटा 6 से 7 घंटा तो देखो सोना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। मतलब अगर आप नहीं सोते हो तो फिर दिमाग एकदम अंडर परफॉर्म करना चालू हो जाएगा, जो पढ़ोगे याद ही नहीं रहेगा। क्लास अगर जैसे सुबह उठ के आ रहे हो तो मान लो आधा नींद के साथ सुबह उठ करके आओगे तो क्लास में कुछ भी सर मान लो स्टार्ट कर दे, कोई क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन आ गया, बहुत तगड़ा प्रूफ होने वाला है फिजिक्स में, और दिमाग एकदम सोया हुआ है, कैसे समझ आएगा वो क्वेश्चन? समझ ही नहीं आया, फिर बाद में 2 बजे से तुम स्ट्रगल कर रहे हो उसी क्वेश्चन को समझने के लिए, तो टाइम लेके चला गया। यही अगर ढंग से सो लेते तो पूरा अलर्ट रहते, हो सकता था उस क्वेश्चन का 60-70% बात उसी समय समझ आ जाता, बाकी एक बार जब फिर से बनाओगे पूरा समझ आ जाएगा। तो नींद एकदम जरूरी है, बायो वाले बच्चों चाहे मैथ्स वाले बच्चों किसी के लिए भी। ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स में कोई जादू है, उसमें कुछ सोचना नहीं होता है, सोचना होता है भाई। मैथ्स बहुत लंबा आता है, मैथ्स बनाना होगा आपको, सोचना होगा, उसके लिए नींद चाहिए। नींद 6 घंटा कम से कम तो लेना ही होगा नींद से। जो सोच रहे हैं कि हम 4 घंटा पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस निपटा देंगे, 1 साल का समय है ना, आधा साल में क्यों सिलेबस निपटाना है? मतलब 6 घंटा का नींद लो सबको, उसके अलावा लेकिन बाकी जो समय है वो कहीं बर्बाद नहीं होना। उसका नाम बताइए जिसका आंसर क्या होगा। 15 दिन बाद पार्ट टेस्ट है, 4 दिन बाद मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री का डिस्कशन भी। हाँ डिस्कशन है वो 15 दिन बाद 15 दिन बाद जो टेस्ट है उसी का डिस्कशन है। नहीं मतलब पढ़ाई तो हो रहा है जिसका अच्छा अपना चैप्टर भी चल रहा है, सिलेबस हो गया है ना, तो आगे का पढ़ते हैं। बताइए उसका कैसे होगा। तो डिस्कशन जो पहली बार बना रहे हो ऐसा कुछ है या फिर पहले ही बना चुके हो? कोई भी बताइए। हाँ पहली बार बना रहे थे। एक तो ये हो सकता है कि जब पढ़ाया जा रहा है तो तुम टॉपिक वाइज, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो टॉपिक वाइज उसे क्वेश्चन बनाओ। तो अगर तुम उस टाइम अगर बनाए हो तो फिर अगर जिस टाइम डिस्कशन से कल डिस्कशन है तो आज तुमको इजी होगा बनाने में। और
माने मेरा नीट का एग्जाम है मई में और अप्रैल तक में जैसे सिलेबस खत्म होने वाला है, मतलब खत्म हुआ है, 5 चैप्टर बाकी है, तो मानिए 5 दिन बाद से मेरा कुछ टेस्ट स्टार्ट है, तो कैसे मतलब पढ़े, क्या रिवाइज करें? कौन सा सब्जेक्ट बाकी है? माने बायो का 2 बाकी, केमिस्ट्री का 2 बाकी, फिजिक्स का 3 बाकी, तो इन जो चल रहा है उधर का पढ़ेंगे, पहले का भी देखिए। नहीं, इसमें तो जैसे मान लो 1 महीने बाद एग्जाम है, इतना चैप्टर रह गया है, इतना चैप्टर रहेगा नहीं पहली बार कि अगर 1 महीने बाद एग्जाम है, लेकिन मान लेते हैं 2-3 चैप्टर जैसे रह गया है, तो जितना हो चुका है पहले तो एक उसको पढ़ो। पर अब 1 महीना में अगर तुम ये सोच लोगे कि हम पूरा सिलेबस कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा? 30 चैप्टर कितना है, एक सब्जेक्ट में कितना, 24-25 ऐसे करके चैप्टर है। फिजिक्स में 24-25, 75, 76, 90 चैप्टर होगा मान लेते हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर तो लगेगा समय करने में। अब एक दिन में एक चैप्टर अगर अभी ही चालू कर रहे हो करना, तो एक दिन में तो एक चैप्टर लगेगा ही करने में कम से कम। लेकिन जैसे पहले से क्या रहेगा, तो लास्ट के 1 महीने में तो बस रिवीजन है, और जितना मान लेते हैं 70% सिलेबस हो गया, 70% की अज्यूम कर रहे हैं, तो 70% जो सिलेबस हो गया, तो अगर साल भर वही सिलेबस बार बार तुम रिपीट करके करते आ रहे हो, बाद में कुछ बचेगा नहीं। वही 70% का रिवीजन करना है, जो बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो नया 30% वो पढ़ लेना है। वैसे अभी ड्रॉप ईयर में है, तो 11th का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? 11 तो पढ़ा हुआ है ना। अभी ड्रॉप ईयर वालों के लिए साकेत ये बताएगा, जैसे अभी वो फॉलो किया। तो मेरा कहना ये है कि ड्रॉप ईयर में जैसे आया होता है एटीट्यूड क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि ऑप्टिक्स चालू हो रहा है, ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है क्लास पर, ऑप्टिक्स का नोट्स है आपके पास, निकालो, सर के चालू करने से पहले खत्म कर लो पूरा नोट्स बना करके। अब जब क्लास में सर आए और लिखाना चालू किए कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बारे में जितना बात आपको, नोट्स सेम है, नोट्स बदलेगा, एक आध क्वेश्चन बदलेगा, तो पूरा लिख दो अपने कॉपी में, और फिर मिला दो कि सर जो लिखे हों मेरे में है या नहीं, जब कुछ नया है तो उसको लिख दो। और जैसे रिफ्लेक्शन के केस हैं, कितना केस है, ये केस है, फिर जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन देंगे सर। अब जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, तो साथ में 11th वाले बच्चे भी बैठते हैं, तो उनको बताना पड़ता है, समय लगता है उसमें। जैसे उनको समय लग रहा है 10 मिनट तक उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ चुके हो वो क्वेश्चन, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाला जैसे क्वेश्चन आया, बना दो 2 मिनट में, 5 मिनट में बना दो, 5 मिनट समय बचा आपके पास। तो कोई भी चैप्टर जैसे स्टार्ट हो रहा है, ऑप्टिक्स से स्टार्ट हो रहा है, उसको बना लो, और क्लास में सर के चालू करने से पहले आप लिख लो, क्वेश्चन जो दे रहे हैं फटाफट बना दो। क्या इससे क्या होगा कि जो आप रिवीजन करते थे 2 बजे से, वो रिवीजन अब आपका क्लास में हो गया। अब 2 बजे से बैठ कर कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन बना के खत्म कर लेना। और बोले कि सर तो अभी तक खत्म नहीं किए हैं, डिस्कस कैसे करना है? आप ड्रॉप ईयर में, सबको पता है ये बात, तो आप अगर ऑप्टिक्स पूरा बना लेते हो, तो जो दिक्कत है उसमें आपको पहले से पता भी है कि हमको ऑप्टिक्स में ये चीज़ समझ नहीं आया। इस बार जब वो टॉपिक होगा तो आप ढंग से सुनिएगा, उसको ढंग से पढ़िएगा, और जैसे पूरा क्वेश्चन बना लो, क्लास में बाद में डिस्कस होगा, आप सबसे ज़्यादा में डिस्कस कर लो कि सर ये 3-4 क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत, आपका ऑप्टिक्स खत्म। इस तरह से हर चैप्टर को लेकर चलना होगा। बायो में मैम सेल स्टार्ट करिए, बायो में पढ़े नहीं तो बायो में सेल स्टार्ट करिए, पुराना नोट से रट के आ दो पूरा। मैम कुछ बताना चालू करिए, आप फटाफट लिख दो पूरा उसका, सर यहाँ लिखे उसका जो भी टाइप वगैरह है ये सब ऐसे लिखते जाओ फटाफट। इस तरह से ड्रॉप ईयर में जो भी इसी तरह से काम करना होगा। बाकी 11th-12th का जिस दिन डिस्कशन हो रहा है उससे कहीं पहले आपका खत्म हो जाना चाहिए एक्सरसाइज बनाने, तभी मजा आए। वरना ड्रॉप ईयर में आप पढ़ चुके हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत है सिलेबस में। जो मेन चीज़ है, जैसे हम पहली बार करते हैं कोई भी चीज़, तो अब जैसे बताया जा रहा है जैसे आ रहा है ठीक है, लेकिन हम दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी बात जैसा होना चाहिए। बहुत लोग तो देखते